गुड इवनिंग। आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर। और याद कीजिए हम लोगों ने पिछली क्लास जब स्टार्ट की थी तो वहां पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट सभी लोग रिवाइज कर लें। हमने वहां पे जब स्टार्ट किया था जब इस चैप्टर को, तो हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बारे में भी हमने बताया था कि जब दो हाइप्लॉइड गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट पहली ऐसी सेल होती है जो कि डिप्लॉयड होती है। इतनी बातें हम लोग की हो गई थी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था वहां पे सेक्स आर्गन के बारे में, और सेक्स आर्गन में हमने आपको बताया था मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन के बारे में। हमने आपको यह भी बताया था प्राइमरी सेक्स आर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स आर्गन क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्स आर्गन के बारे में हमने आपको बताया था कि जो गैमेट प्रोड्यूस करें और साथ ही साथ सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स आर्गन। और प्राइमरी सेक्स आर्गन कौन होते हैं? गोनैड्स, जो कि किसका फॉर्मेशन करते हैं? गैमीट का, ठीक है। गैमीट बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। मेल गोनैड क्या होता है? टेस्टिस। फीमेल गोनैड क्या होती है? ओवरी होती है। क्लियर है? ये प्राइमरी सेक्स आर्गन की हम लोगों ने बात की थी। इसके बाद सेकेंडरी सेक्स आर्गन के बारे में आपको बताया था हमने। सेकेंडरी सेक्स आर्गन के बारे में क्या क्या बताया था? सेकेंडरी सेक्स आर्गन का पहला स्टेप जो होता है वो था एसेसरी डक्ट। नेक्स्ट हमने बताया था आपको एसेसरी ग्लैंड, और नेक्स्ट था आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर है? एसेसरी डक्ट मेल में क्या क्या हमने बताया था आपको? सबसे पहले रेटी टेस्टिस, फिर वासाई फ्रेंसिया, वासाई फ्रेंसिया के बाद आगे चल के एपिडाइमिस, एपिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस। ये सभी क्या होते हैं? एसेसरी डक्ट होते हैं। एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या बताया था? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक और बल्बोइथरल ग्लैंड जिसको कूपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्लियर है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल पेनिस होता है जिसको कोपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। इन सब चीजों की बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली थी। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। वहां पे हम लोगों ने स्क्रोटम भी पढ़ लिया था। स्क्रोटम को मैंने बताया था एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी से बाहर लोकेटेड होता है। वहीं पे क्या पाया जाता है? टेस्टिस। और टेस्टिस कैसा होता है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सारी बातें हमारी हो गई थी। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में टेस्टिस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहां पे टेस्टिस। चलिए टेस्टिस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप फटाफट बोल दें। क्या बताया था हमने? टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है ये? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, यानी क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमीट का प्रोडक्शन करेगा। क्लियर है? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमीट। क्लियर है? गैमीट प्रोड्यूस करता है। अब देखिए गैमीट प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा? सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा। अरे बोलिए, सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा कि नहीं? बिल्कुल प्रोड्यूस करेगा बेटा, क्योंकि सेक्स हार्मोन कहां से प्रोड्यूस होते हैं? सिर्फ और सिर्फ गैमीट से प्रोड्यूस होते हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको देखेंगे, ठीक है। कुछ चीजें और टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो टेस्टिस ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, और हमारी बॉडी में ये वन पेयर पाई जाती है। कितनी होती है? ये वन पेयर स्ट्रक्चर होती है। इसके शेप की बात करें तो टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है। कैसा होता है? ओवल शेप होता है। याद कीजिए पिछली क्लास में हमने आपको बताया था बेटा ये बात कि टेस्टिस ओवल शेप होता है। याद करो स्क्रोटम में टेस्टिस ओवल शेप लोकेटेड था कि नहीं? है कि नहीं? चलो अब स्टार्ट करते हैं यहां पे इसके साइज के बारे में। सबसे पहले हमने इसके नंबर्स को बताया, कितना? वन पेयर, यानी नंबर में कितने होंगे? 2, और इसका शेप कैसा होगा? ओवल शेप। राइट नाउ अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे साइज की। तो साइज इसका कितना होता है? देखिए साइज, सबसे पहले इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ जो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। कितना? 4 to 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। और विड्थ की बात करें तो विड्थ जो होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ये नियर अबाउट साइज होती है। लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। अब इसकी कवरिंग की अगर बात करें, टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस में 3 कवरिंग पाई जाती हैं। कितनी कवरिंग पाई जाती हैं? 3 कवरिंग प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी कवरिंग होती हैं? नाम जानिए। सबसे पहले आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस।
जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं। इसके अंदर की जो पार्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इंटरनल जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्लियर है? कौन कौन सी लेयर हमने बताई? 3 कवरिंग टेस्टिस पे पाई जाती है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, आइए इनको एक स्ट्रक्चर से समझते हैं, ये बहुत अच्छे से अपने को समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे, ये हमने जो लेयर बनाई ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर है। किसकी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर है। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है ये बीच से क्या करती है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कहां से? जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए ये लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, लेकिन ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर का जो पोर्शन होता है, ये जो खाली पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं मीडियास्टेनम टेस्टिस। क्या नाम बोलते हैं? मीडियास्टेनम टेस्टिस। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया मीडियास्टेनम टेस्टिस से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक इसका जो वेंट्रल साइड होता है ये लार्ज होता है और डॉर्सल साइड जो होता है स्मॉल होता है। देखिए हमने आपको कल भी बताया था कि आगे की बात करें तो वेंट्रल साइड और पीछे की बात करें तो डॉर्सल साइड की बात हो रही है। क्लियर है? तो वेंट्रल साइड में ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है इसमें जो क्रॉस सेक्शन होता है वो बड़ी होती है और इसके डॉर्सल साइड में क्या होती है, वो छोटी होती है। क्लियर है? अब आगे चल के ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया यहां पे कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन करती है। ये जो कंपार्टमेंट बनते हैं इनको हम लोग बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। क्या नाम देते हैं इनको बेटा? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स नाम देते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, ये जो बनते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जब बन जाते हैं तो इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। कितना हमने बताया नंबर में? 1 से 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। कहां पे? ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल बनती हैं इसी में पाया जाता है 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है? ये जितने भी, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की अगर बात करें तो टोटल कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं? 250। अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। कहां पे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया में। क्लियर है? और इसी कंपार्टमेंट में यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितनी होती हैं बेटा? 1 2 3। 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं। क्लियर है? अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है इनका काम क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का काम होता है कि ये स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं या स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर है? स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। कहां पे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में कहां, तो टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। क्लियर है? और आगे चलिए, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल यहीं पे इस कंपार्टमेंट में ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इसी में पाई जाती हैं सेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। कौन से सेल्स? इंटरस्टिशियल सेल्स, या इसी को नाम देते हैं लीडिंग सेल्स। इसकी बात अभी हम लोग बाद में करेंगे। ये हमने सबसे पहले ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर बनाई। क्लियर है? और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं एक आगे चल के एक पाथवे बनाते हैं या एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टी। क्या नाम देते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टी। और ये जो ट्यूबुलाई रेक्टी होते हैं बेटा आगे चल के ये फ्यूज होके बनाते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बताया हमने? कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आगे चल के एक यहां पे पाथवे बनाते हैं या फिर एक लूप का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। इसको क्या नाम देते हैं?
ट्यूबुलाई रेक्टी नाम देते हैं। और ये ट्यूबुलाई रेक्टी आगे चल के फ्यूज हो जाता है, और ट्यूबुलाई रेक्टी जैसे ही फ्यूज होता है, फ्यूज होके बनाता है एक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको? रेटी टेस्टिस बोलते हैं। ये है रेटी टेस्टिस। लो, रेटी टेस्टिस। अब सुनिए, जब रेटी टेस्टिस बन जाता है तो यही रेटी टेस्टिस आगे जाके फ्यूज होके फिर से, देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थे, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आगे चल के एक नेटवर्क या एक जाल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का नंबर कितना है? 1 से 3। टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने हैं? 250। तो अगर कैलकुलेशन करोगे बेटा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 750। 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं हमारे टेस्टिस में। क्लियर है? अब 750 जब यहां से नेटवर्क निकलेंगे तो क्या यहां पे 750 रेटी टेस्टिस बनेंगे? नहीं, ये फ्यूज होते हैं बेटा, फ्यूज हो के ज्वाइंट हो जाते हैं, और ज्वाइंट होके एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं या एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कहते हैं रेटी टेस्टिस। और ये रेटी टेस्टिस फिर क्या होता है? ये फिर से फ्यूजन होना शुरू होता है। फ्यूज होने का मतलब 2-2, 3-3, एक रेटी टेस्टिस एक में चिपक के आगे जाके ओपन होती हैं। कहां पे? वासा इफ्रेंसिया में। कहां पे? वासा इफ्रेंसिया में। और ये वासा इफ्रेंसिया की बात करें तो वासा इफ्रेंसिया का जो नंबर होता है वो 10 से 12 होता है। कितना होता है? वासा इफ्रेंसिया 10 से 12 वासा इफ्रेंसिया पाए जाते हैं। और ये वासा इफ्रेंसिया आगे चल के हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इपिडिडाइमिस। क्या नाम देते हैं? इपिडिडाइमिस। ये है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं इपिडिडाइमिस। क्लियर है? हमने सबसे पहले क्या बताया कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया में क्या हुआ? कंपार्टमेंटाइजेशन हुआ। जब कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन हुआ उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और ये कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल बने? 250। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ऊपर वेंट्रल साइड पे, यहां पे पेरिटोनियम की लेयर पाई जाती है कि जो कि डबल लेयर होती है। कैसी होती है? डबल लेयर होती है। ये जो पेरिटोनियम की लेयर पाई जाती है बेटा, डबल लेयर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। क्या नाम देते हो इसको? ट्यूनिका वेजिनैलिस। याद करो, हमने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया ट्यूनिका वेजिनैलिस की कवरिंग के बारे में। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। ट्यूनिका वेजिनैलिस जो होती है ये आउटर लेयर होती है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। अगर ट्यूनिका वेजिनैलिस की बात करें तो इंटीरियर साइड में बेटा ये क्या होती है? कंप्लीट होती है, पोस्टीरियर साइड में इनकम्प्लीट होती है। या फिर यूं कह सकते हो कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के वेंट्रल साइड पे जो वेजिनैलिस पाई जाती है, ये वेजिनैलिस वेंट्रल साइड से कंप्लीट होती है और डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट होती है। क्लियर है? वेंट्रल साइड में ये कंप्लीट होती है, जबकि डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये डबल लेयर्ड होती है। क्लियर है? अब इसके बीच में आपको एक खाली स्पेस दिख रही है। ये जो स्पेस दिख रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वेजाइनल कैविटी। क्या कहते हैं? वेजाइनल कैविटी। ये वेजाइनल कैविटी होता है। और याद कीजिए, आप लोग जब क्लास 11th में थे तो आपने पढ़ा होगा लंग्स और हार्ट। याद आ रहा है कुछ? लंग्स और हार्ट जब आप पढ़े थे वहां पे, तो लंग्स पे बताया गया था डबल पेरिटोनियम की लेयर पाई गई थी, जो कि कैसी थी? डबल लेयर थी पेरिटोनियम की लेयर। और वहां पे क्या भरा हुआ था? पेरिटोनियल फ्लूइड भरा हुआ था। और वो पेरिटोनियल फ्लूइड क्या कर रहा था? लंग्स को प्रिवेंट कर रहा था जर्क से, है ना? जर्क से प्रिवेंट कर रहा था। तो सेम यही चीज काम होता है वेजाइनल कैविटी का। वेजाइनल कैविटी क्या होती है? वेजाइनल कैविटी में ट्यूनिका वेजिनैलिस में जो वेजाइनल कैविटी होती है, इसमें भरा होता है वेजाइनल फ्लूइड। क्या भरा होता है? वेजाइनल फ्लूइड भरा होता है। और यह वेजाइनल फ्लूइड जर्क से बचाता है किसको? टेस्टिस को।
किसको बचाता है? टेस्टिस को, या यूं कह सकते हो अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जा रही हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल पाई जा रहे हैं, उनको जर्क से बचाने का काम कौन करता है? वेजाइनल कैविटी के अंदर पाया जाने वाला वेजाइनल फ्लूइड। क्लियर है? अब कभी कभी होता क्या है, कभी कभी सडन जर्क लगने से या चोट लग जाने से होती क्या है, ये जो वेजाइनल कैविटी होती है ये स्वेल कर जाती है। क्या हो जाती है? ये वेजाइनल कैविटी स्वेल कर जाती है, और वेजाइनल कैविटी स्वेल करेगी, इसका मतलब इसके अंदर वेजाइनल फ्लूइड भरेगा, वेजाइनल फ्लूइड का यहां पे लेवल बढ़ेगा। अरे जब वेजाइनल कैविटी स्वेल करेगी तो क्या होगा, यहां पे वेजाइनल फ्लूइड नहीं बढ़ेगा, और वेजाइनल फ्लूइड जब बढ़ेगा इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं बेटा हाइड्रोसील। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील बोलते हैं। यानी हाइड्रोसील का जब कंडीशन होती है, टेस्टिस में जर्क लगने की वजह से वेजाइनल फ्लूइड बढ़ जाता है, वेजाइनल कैविटी स्वेल कर जाती है। वेजाइनल कैविटी जैसे ही स्वेल करेगी वेजाइनल फ्लूइड बढ़ जाएगा, इस कंडीशन को कहेंगे हाइड्रोसील। ये सिर्फ ज्ञान की बात, आपके सिलेबस में हाइड्रोसील नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमने ट्यूनिका वेजिनैलिस की बात करी। अब थोड़ा सा अंदर की तरफ आप चलिए, जब टेस्टिस में चलेंगे तो यहां पे देखेंगे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्या ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं यहीं पे पाई जाती हैं ये ब्लड वेसल्स, और ये जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं ये क्या पाई जाती हैं? इसको कहते हैं ये हाईली वेस्कुलर होता है। हाईली वेस्कुलर का मतलब यहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। इसके नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा, वेस्कुलोसा मतलब जहां पे वेस्कुलर पाए जाएं। वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? वेस्कुलर सप्लाई का मतलब जहां की ब्लड सेल्स पाई जाएं, ब्लड वेसल्स पाई जाएं, उसी को हम लोग कहते हैं वेस्कुलर। ये है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, यहां पे ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने बात की थी, यहां पे हमने बताया था एक सेल्स पाई जाती है यहां पे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टीशियल सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटरस्टीशियल सेल्स। और ये जो इंटरस्टीशियल सेल्स होती है इसी को हम लोग लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टीशियल सेल्स को वो लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। और ये इंटरस्टीशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स एंड्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? बोलिए फटाक से, क्या करता है बेटा? ये इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स एंड्रोजन का फॉर्मेशन करता है या एंड्रोजन का प्रोडक्शन करता है। और एंड्रोजन हार्मोन जो होता है ये क्या होता है? ये हमारा सेक्स हार्मोन होता है। और मेन एंड्रोजन कौन होता है मेल के अंदर? वो होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। इसके बारे में हम लोगों ने कल पिछली क्लास में बात की थी। क्लियर है? तो यहां पे एक बार फटाफट समझ लीजिए, क्या बताया हमने? सबसे पहले ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बताया? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कौन सी लेयर है? ये मिडिल लेयर होती है। कौन सी? मिडिल लेयर होती है। और ट्यूनिका वेजिनैलिस कौन सी लेयर होती है? ये आउटर लेयर होती है। और ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये कौन सी लेयर होती है? इनर लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? इनर लेयर होती है। ये कवरिंग की बात कर रहे हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस में हमने क्या बताया? ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है सबसे पहले मीडियास्टिनम टेस्टिस से टेस्टिस को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक पार्ट जो होता है इसका जो वेंट्रल साइड होता है वो लार्जर होता है, और डार्सल साइड जो होता है वो स्मॉलर होता है। क्लियर है? अब जैसे ही यहां पे ये मीडियास्टिनम टेस्टिस से डिवाइड होता है, फिर यहां पे कंपार्टमेंट शुरू हो जाता है बनना। जैसे ही कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन होता है उस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर कितना होता है बेटा? 250 होता है। कितना होता है? 250। अब देखिए ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 बना है, हर एक लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे? 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे। 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पाए जाने का मतलब किसी टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 भी हो सकता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, किसी में 2 भी हो सकता है और किसी में 3 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 1 से 3 होते ही होते हैं। क्लियर है? अब टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने? 250। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टोटल कितने हो गए? 750। क्लियर है? अब देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो बने हैं आगे चल के ये एक ज्वाइन होकर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टी। क्या बोलते हैं इसको?
ट्यूबुला इरेक्टी बोलते हैं। और ट्यूबुला इरेक्टी आगे चल के एक फ्यूज होके नेटवर्क बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बनाते हैं? रेटी टेस्टिस। और रेटी टेस्टिस भी आगे चल के ज्वाइन होके बनाता है 6 से 12 या 10 से 12 वासा इफ्रेंसिया। क्या बनाता है बेटा? वासा इफ्रेंसिया का फॉर्मेशन करता है। और यही वासा इफ्रेंसिया आगे चल के टेस्टिस के डोर्सल साइड पे पाया जाने वाला हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इपिडिडाइमिस में ओपन होता है। ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो टेस्टिस के आपके डोर्सल साइड पे आपको दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इपिडिडाइमिस। याद करो, कल हम लोगों ने जब मेल सेक्स आर्गन पढ़ना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि टेस्टिस के डोर्सल साइड पे क्या पाया जाता है? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? इपिडिडाइमिस। क्लियर है? अब देखिए वासा इफ्रेंसिया कहां जाके ओपन हुआ? इपिडिडाइमिस में। अब इपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके नाम जान लीजिए, फिर अभी थोड़ी देर बाद जब इपिडिडाइमिस आएगा तब हम लोग बात करेंगे। वासा इफ्रेंसिया जहां पे इपिडिडाइमिस के जिस रीजन में ओपन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपुट इपिडिडाइमिस। कौन सा? कैपुट इपिडिडाइमिस। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, एक होता है कौडा कार्पस इपिडिडाइमिस। कार्पस इपिडिडाइमिस। और लास्ट जो होता है वो होता है कौडा इपिडिडाइमिस। कौन कौन से नाम हमने बताया? एक होता है कैपुट, दूसरा कार्पस, तीसरा कौडा। तो इपिडिडाइमिस जो होती है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इपिडिडाइमिस का कैपुट। मिडिल जो पार्ट होता है इपिडिडाइमिस का कैपुट। कार्पस, पहला पोर्शन कैपुट, दूसरा पोर्शन कार्पस और थर्ड पोर्शन कौडा। ये जो कौडा होता है आगे चल के यही ओपन होता है कहां पे बेटा? वास डिफरेंस में। कहां जाके ओपन होता है? वास डिफरेंस में। क्लियर हुई बात? अब याद करो एसेसरी डक्ट कल की क्लास याद करो, हमने बताया था एसेसरी डक्ट में सबसे पहले हमने नाम बताया था रेटी टेस्टिस, इसके बाद वासा इफ्रेंसिया, फिर उसके बाद इपिडाइमिस और वास डिफरेंस। और मैंने बताया था कि जब आप ऐसे भी 6 आर्गन देखेंगे तो आपको इपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस दिख जाएगा, जबकि रेटी टेस्टिस और वासा इफ्रेंसिया नहीं दिखेगा। और मैंने यह भी बताया था जब हम टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे या क्रॉस सेक्शन देखेंगे तब अपने को रेटी टेस्टिस और वासा इफ्रेंसिया दोनों देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अब यहां पे आज देखिए आपको रेटी टेस्टिस भी दिख गई और वासा इफ्रेंसिया भी दिख गया। क्लियर है बात? टेस्टिस में हमें लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगी? सेक्स हार्मोन और कौन सा? एंड्रोजन। और मेजर एंड्रोजन कौन सा होता है हमारी बॉडी का? टेस्टोस्टेरोन होता है। क्लियर है? चलिए, ये हम लोगों ने टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की। सबसे पहले क्या बताया? लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। कैसा होता है? 1 पेयर स्ट्रक्चर होता है। ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ओवल शेप होता है। और यहां पे 3 कवरिंग, ट्यूनिका वेजिनैलिस आउटर पार्ट, ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडिल लेयर, ट्यूनिका वेस्कुलोसा इनर लेयर होती है। क्लियर है? अब और आगे चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये हम लोगों ने टेस्टिस को जाना, अब और आगे चलते हैं। चलिए, ये जो हम लोग यहां बताया यही अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी? चलिए, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बारे में क्या बताया हमने बेटा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया डिवाइडेड होती है बेटा 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ठीक है? चलो, अब इसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया में क्या पाए जाते हैं? ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है यहीं पे क्या पाए जाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या पाए गए बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए गए। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नंबर कितने होते हैं?
250, कितने 250 होते हैं। और 250 होने के साथ साथ टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या क्या पाया गया, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया गया। और साथ ही साथ क्या पाई गई, इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम लोग लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। कौन सी सेल, लीडिंग सेल, ठीक है। और क्या पाया गया, ब्लड वेसल्स। अब देखिए बेटा, आप कहेंगे सर ब्लड वेसल्स कहां थी, याद करो बेटा, जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा थी, इनर लेयर थी, मैंने पहले ही बताया यहां पे क्या रिच ब्लड की सप्लाई होती है। और यहीं पे इंटरस्टिशियल सेल पाई गई जो कि किसका प्रोडक्शन कर रही हैं, एंड्रोजन का। किसका प्रोडक्शन कर रही हैं, प्रोड्यूस एंड्रोजन। एंड्रोजन, और एंड्रोजन क्या होता है, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। और मेन एंड्रोजन कौन होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए यहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तभी तो यहां पे हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, क्योंकि हार्मोन का सिक्रीशन कहां होता है, ब्लड में होता है। तो ब्लड वेसल्स हैं तो यही हार्मोन ब्लड में जा रहे हैं। क्लियर है। तो यहां पे ब्लड वेसल्स पाई गई, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई गई। अब जब हम मीडिया स्टेनम टेस्टिस में चलेंगे, इन मीडिया स्टेनम टेस्टिस, इस मीडिया स्टेनम टेस्टिस, तो यहीं पे क्या हो रहा था बेटा, बोलिए, मीडिया स्टेनम टेस्टिस में रेटी टेस्टिस एक नेटवर्क फॉर्म कर रही थी। उस नेटवर्क का क्या नाम था बेटा, ट्यूबुलाई रेक्टी। क्या नाम दिया, ट्यूबुलाई रेक्टी। और यही ट्यूबुलाई रेक्टी आगे चल के क्या होती हैं बेटा, फ्यूज होती हैं। और फ्यूज होके क्या बनाती हैं, बोलिए, सॉरी यहां पे हमने रेटी टेस्टिस लिख दिया है, ये होगा आपका सेमिनल वेसाइकल। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये यहां पे रेटी टेस्टिस नहीं रहेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये गलती से लिख दिया था हमने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे चल के नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे ट्यूबुलाई रेक्टी। और ट्यूबुलाई रेक्टी फ्यूज होके क्या बनाएंगी, रेटी टेस्टिस। ठीक है। अब रेटी टेस्टिस कहां ओपन होगी, ओपन होगी बेटा वासा एफ्रेंसिया में। कहां पे, वासा एफ्रेंसिया में। और ये वासा एफ्रेंसिया आगे चल के कहां ओपन होंगी, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलेंगे इपीडिडाइमिस। क्या बोलेंगे, इपीडिडाइमिस। क्लियर है। और इपीडिडाइमिस आगे चल के क्या बनाएगा, वास डिफरेंस। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये एक पाथवे का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर ट्यूबुलाई रेक्टी, फिर रेटी टेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंसिया, फिर इपीडिडाइमिस और देन वास डिफरेंस। अब यहां पे ये समझने के बाद अगर आपने टेस्टिस के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा होगा तो पाथवे ऑफ स्पर्म समझना आपके लिए बहुत आसान होगा, उसमें रटना नहीं पड़ेगा। एक बार आपने स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को देख लिया, आपका पाथवे ऑफ स्पर्म पूरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। सुनिए, यहां पे हमने बताया मीडियास्टेनम टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है ये ज्वाइंट होके नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है जिसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। ठीक है। अब देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बताया, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होती हैं बेटा, 2 टाइप के सेल्स। एक होती है सर्टोली सेल्स, एक होती है सर्टोली सेल्स, और एक होती है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। क्या क्या बताया, एक होती है सर्टोली सेल्स और एक होती है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। अब सर्टोली सेल्स का क्या काम होगा, सर्टोली सेल्स जो होती है ये मियोसिस करती हैं और मियोसिस करने के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं।
क्या बताया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा था। अरे बोलो बेटा। तो यहीं पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक का नाम सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करेगा? मियोसिस करेगा, और मियोसिस करने के बाद मियोसिस जैसे ही इसमें होगी तुरंत यहां पे क्या बनेगा? बोलिए, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा? स्पर्म प्रोड्यूस होगा। इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। किसने किया? सर्टोली सेल्स में जब मियोसिस हुई तब। ठीक है। और ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो है इसका क्या काम होगा? जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है इसका क्या काम होगा? ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ये बने हुए स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो स्पर्म बना हुआ है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का। क्लियर हुई बात? क्या क्या हमने आपको बताया आप समझ गए? सुनिए एक बार फटाक से एक बार में समझ लीजिए। देखिए, टेस्टिस जो होती है उसकी जो इनर लेयर मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये क्या होती है? ये मीडियास्टेनम टेस्टिस से दो पार्ट में डिवाइड होती है। दो पार्ट में डिवाइड होती है, उसके बाद इसमें कंपार्टमेंटाइजेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही कंपार्टमेंट बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इनके नंबर कितने होते हैं बेटा? 250। कितने? 250। हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके ज्वाइन होकर बनाते हैं ट्यूबुला इरेक्टी, और ट्यूबुला इरेक्टी आगे चल के फ्यूज होकर बनाते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस कहां ओपन होता है? 10 से 12 वासा इफ्रेंसिया में। और वासा इफ्रेंसिया कहां होता है? बोलिए, हाईली कॉइल्ड ट्यूबुल स्ट्रक्चर एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस आगे चल के बनाएगा वास डिफरेंस। क्लियर हुई बात? उम्मीद है आप सबको टेस्टिस पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है। क्या बताया हमने? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल, एक सर्टोली सेल्स और एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। सर्टोली सेल्स जो होते हैं मियोसिस करके स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया बने हुए स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है। चलिए अब इसके आगे अब हम लोग चलते हैं कहां पे? एपिडिडाइमिस में, क्योंकि टेस्टिस का पार्ट अब कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को पढ़ना है एपिडिडाइमिस। चलिए आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग एपिडाइमिस की बात करते हैं। सुनिए, एपिडाइमिस की बात करें। देखिए अभी हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड में, आप आइए चलते हैं देखते हैं। ये हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाया था। इसके टेस्टिस के डोर्सल साइड पे क्या पाया गया? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोगों ने क्या कहा? एपिडाइमिस। अब इधर के स्ट्रक्चर को छोड़िए, अब एपिडाइमिस को पकड़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले वासा इफ्रेंसिया जिस रीजन में ओपन होती है एपिडाइमिस के, उसको हम लोग कहते हैं कैपुट एपिडाइमिस। कौन सा? कैपुट एपिडाइमिस। ये कौन सा होता है? अपर पार्ट होता है, और उसका जो मिडिल पार्ट होता है उसको कहते हैं कार्पस एपिडाइमिस, और जो बेसल पार्ट होता है या लास्ट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौडा एपिडाइमिस। ये कहां पाए जाते हैं? टेस्टिस के डोर्सल साइड पर। क्लियर है? आगे चल के ये कहां ओपन होंगे? वास डिफरेंस में। ठीक है। तो चलिए, ये स्ट्रक्चर बनाया हमने टेस्टिस का। ठीक है। ये मीडियास्टेनम टेस्टिस, ये हो गई फटाक से टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये हो गई इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आगे चल के ज्वाइन हुई, ज्वाइन होने के बाद क्या बनेंगी? रेटिटेस्टिस, और रेटिटेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया निकलेगा। वासा इफ्रेंसिया कहाँ ओपन होगा? हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल, जिसको कहेंगे एपिडाइमिस। ठीक है। ये है एपिडिडाइमिस। अब एपिडाइमिस का जो पहला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस। ठीक है। और मिडिल पार्ट को बोलते हैं कार्पस एपिडिडाइमिस, और लास्ट पार्ट को बोलते हैं कौडा एपिडिडाइमिस। और यही आगे चल के अब क्या बनाएंगे? वास डिफरेंस में जाके ओपन हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, कितने पार्ट? 3। बस वहां पूरा समझ गए होंगे। यहां तुरंत फटाफट बोल दीजिए कौन कौन से होंगे एपिडाइमिस। बोलिए, सबसे पहले कैपुट एपिडिडाइमिस। ठीक है। कैपुट एपिडाइमिस। चलिए इसके बारे में कुछ बोलिए फटाक से। यहां पे वासा इफ्रेंसिया आके ओपन होगी। क्या ओपन होगी बेटा? वासा इफ्रेंसिया ओपन यहीं पे होती है। क्लियर है?
वासा डिफरेंशिया की ओपनिंग कहां पे? कैपुट इपिडिडाइमिस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्पस इपिडाइमिस। कार्पस इपिडाइमिस कौन सा होता है? ये मिडिल पार्ट होता है, इसके अंदर किसी की ओपनिंग नहीं पाई जाती, ये कंटिन्यू करता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट होती है कौड़ा। कौड़ा इपिडिडाइमिस यहां से क्या होता है? जो कौड़ा इपिडाइमिस होता है यहीं से ओपन होती, क्या इमर्ज होती है? बोलिए, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यहीं से स्टार्ट हो जाती है, ये जाके कहां ओपन होती है? वास डिफरेंस में ओपन होती है, कौड़ा इपिडाइमिस में, ठीक है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो देखिए इसका काम क्या होता है, सुनिए। सबसे पहली चीज, स्पर्म जो प्रोड्यूस हुआ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से वो आके कहां पे स्टोर होता है? एपिडिडाइमिस में। इसलिए एपिडिडाइमिस को हम लोग कहते हैं टेम्परेरी स्टोरेज चैम्बर। क्या बताया हमने? टेम्परेरी स्टोरेज चैम्बर का काम करता है। अब देखिए टेम्परेरी स्टोरेज चैम्बर का मतलब यहां पे बहुत देर तक स्टोर नहीं होता। टेम्परेरी स्टोर होने का मतलब होता है वहां से सिक्रीट होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म सिक्रीट होके आके स्टोर हो जाता है एपिडाइमिस में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म यहां पे होता है, तो इसको बोलते हैं रिजर्वायर ऑफ स्पर्म। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, यह पहला फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है? अब सुनिए, जो टेस्टिस से हमारे स्पर्म बनती है या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म बनती है वो कैसी होती है? इमोटाइल होती है। कैसी होती है? इमोटाइल होती है, उसके अंदर मोटिलिटी नहीं होती है। और अगर स्पर्म के अंदर मोटिलिटी नहीं है, अगर स्पर्म के अंदर मोटिलिटी नहीं है तो वो क्या एक को फर्टिलाइज कर पाएगा? क्या नहीं, कभी भी इमोटाइल स्पर्म एक को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो वोम तक पहुंचते पहुंचते उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, क्योंकि इमोटाइल है। एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है कि मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो ये भी जानेंगे कितना होना चाहिए। जितने स्पर्म सिक्रीट हो उसमें से 60% में नॉर्मल शेप साइज के होने चाहिए, और उसमें से जो नॉर्मल शेप साइज के हों उसमें 40% कम से कम मोटाइल होने चाहिए। क्लियर है? चलो, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म की बात कर रहे हैं। यहां पे टेम्परेरी स्टोरेज होता है स्पर्म का, और दूसरा इसका क्या काम होता है? स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अपनी मेच्योरिटी को कहां गेन करता है स्पर्म? एपिडाइमिस में। कहां पे? एपिडाइमिस में। क्लियर है? तो स्पर्म का यहां पे क्या होगा? मैच्योरेशन होगा। क्या होगा? मैच्योरेशन होगा। तो यहीं पे जैसे ही मैच्योर होगा स्पर्म, तुरंत की तुरंत वो कैसी हो जाएगी? मोटाइल हो जाएगी। क्लियर हुई कि नहीं बात? ये दो फंक्शन होता है एपिडाइमिस का। एपिडाइमिस क्या करती है? एक स्पर्म का स्टोरेज करती है, लेकिन ये टेम्परेरी समय के लिए, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करती। और दूसरा यहाँ पे मैच्योरेशन, स्पर्म जो होते हैं यहीं पे मैच्योर होते हैं, यहीं पे मोटिलिटी गेन करते हैं। क्लियर है? ये हुई अपनी एपिडाइमिस। एपिडाइमिस आगे चल के कहां ओपन होती है? वास डिफरेंस में। क्लियर है? आइए अब स्टडी करेंगे हम लोग वास डिफरेंस को। नेक्स्ट टॉपिक अपना है वास डिफरेंस। चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझो, जल्दी समझ में आएगा। ये हमने बनाया टेस्टिस, ठीक है। अब ये टेस्टिस आगे चल के क्या कहाँ ओपन होंगी? एपिडिडाइमिस में।
वासाइफ्रेंस या ओपन हुआ। चलिए देखिए बेटा, कल हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, हम्म हम्म हम्म, चलिए देखिए, कल हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, यहां पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूं फिर भी। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए, अभी इसको उधर ले जाएं, कोई बात नहीं। मैं फिर से उसको ड्रॉ कर देता हूं। हाँ, अब सही है। ये अब सही है। चलिए देखिए, ये हम लोगों ने क्या बनाया है, मेल सेक्स आर्गन को हमने कहां से बनाया है, अब इसको वेंट्रल साइड से। याद कीजिए, कल हम लोगों ने इसको डॉर्सल साइड से देखा था, ठीक है। आज वेंट्रल साइड से देखते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, ये क्या है, टेस्टिस, इसके ऊपर क्या है, डॉर्सल साइड पे एपिडाइमिस। एपिडाइमिस के बाद ये जो स्ट्रक्चर ओपन होती है, कहां ओपन होती है, वास डिफरेंस में। कहां जाके ओपन होती है, वास डिफरेंस में। तो देखिए, वास डिफरेंस जो होता है, ये क्या करता है, एक लूप का फॉर्मेशन करता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। क्या बताया हमने कि वास डिफरेंस जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जाके एक लूप का फॉर्मेशन करता है, और लूप का फॉर्मेशन करते हुए ये आगे चल के सेमिनल वेसाइकल से जुड़ता है। किससे, सेमिनल वेसाइकल से। ये कौन सी ग्लैंड है बेटा, सेमिनल वेसाइकल। याद कीजिए, ये सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड है, और ये जो सेमिनल वेसाइकल है यही चल के आगे यहां एम्पुला से अटैच होते हुए एक डक्ट का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम दिया था हम लोगों ने, इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है, इसकी बात हम लोगों ने कल कर ली थी। यहां सिर्फ और सिर्फ वास डिफरेंस को आपको समझाने के लिए इस स्ट्रक्चर को हमने बनाया है। क्या बताया हमने, टेस्टिस से एपिडाइमिस के डोर्सल साइड पे जो होता है, एपिडाइमिस डोर्सल साइड पे, वहीं से ओपन होती है वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस आगे चल के कंटिन्यू होके कहां जाके लूप बनाती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। ठीक है, कहां जाके लूप बनाती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, चलिए, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाएगी, और इसके बारे में हमने बताया कि यहां पे क्या ओपन होता है, एपिडाइमिस का जो लास्ट पार्ट होता है, कौन सा, बोलिए, अरे कौडा एपिडाइमिस होता है ना, तो यहीं पे बेटा कौडा एपिडाइमिस आके ओपन होती है। क्या ओपन होती है, कौडा एपिडाइमिस ओपन होती है। कहां पे, बोलिए, वास डिफरेंस में।
ठीक है, चलिए अब देखिए वास डिफरेंस कहां कहां से होके गुजरती है। हमने बताया लूप बनाती है किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, और आगे चल के ये क्या काम करती है, एक सेमिनल वेसिकल से अटैच होती है। वास डिफरेंस क्या होती है, अटैच होती है सेमिनल वेसिकल से। वास डिफरेंस अटैच होती है किससे, बोलिए, सेमिनल वेसिकल से, और बनाती है एक डक्ट, अटैच विथ सेमिनल वेसिकल, और फॉर्म करती है इजैकुलेटरी डक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बताया भी था कल, ठीक है, कि जब वास डिफरेंस आती है तो सेमिनल वेसिकल से अटैच होते हुए एक छोटी सी डक्ट का फॉर्मेशन करती है जिसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है कहां जाके ओपन होती है, बोलिए, इजैकुलेटरी डक्ट जाके ओपन होती है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। कहां पे, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। क्लियर है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में जाके ओपन होती है। ये हुई बात अपनी इजैकुलेटरी डक्ट और वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस का काम क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पर्म कैरी करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता है। क्या करता है, इसका फंक्शन क्या करता है, कैरी करता है ये स्पर्म को। अब देखिए सबसे पहली चीज, स्पर्म को कैरी कर रहा है तो एक क्वेश्चन आपसे, अगर क्या वास डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाए तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन है कि अगर वास डिफरेंस को रिमूव कर दें स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएगी, नो, कभी नहीं रुकेगी बेटा। क्यों, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होती है, टेस्टिस में होती है। स्पर्म को ले जाने का काम सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, वास डिफरेंस का होता है। यहां पे स्ट्रक्चर में देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है, टेस्टिस में, और टेस्टिस में कहां, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पे। तो इसका मतलब वास डिफरेंस को काट देने से यह नहीं होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, लेकिन उसे कैरी करके प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा तक नहीं लाया जा सकता। क्लियर है, जब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज आएगी कि जब फैमिली प्लानिंग की जाती है तो मेल में क्या कट किया जाता है, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और लाइगेट कर दिया जाता है। क्या बताया, देखिए समझने के लिए, वास डिफरेंस को बेटा कट कर देते हैं और कट करने के बाद फोल्ड करके लाइगेट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है, अच्छे से बांध दिया जाता है और अलग अलग करके बांधा जाता है। अपर पार्ट को अलग लाइगेट किया जाता है और इनर पार्ट को अलग लाइगेट किया जाता है। और अगर गलती से इसको काट दिया गया, वास डिफरेंस को अगर कट कर दिया गया, इस टर्म को बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। और ये वैसेक्टोमी 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी यही इतना समझ लीजिए, ये जब वहां पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। क्या बताया, वास डिफरेंस को कट करके लाइगेट कर दिया जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं वैसेक्टोमी। और अगर वैसेक्टोमी होगी तो स्पर्म का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन स्पर्म कहां तक नहीं आ पाएगा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा तक नहीं आ पाएगा। इसका मतलब अब सीमेन जो होगी वो विदाउट स्पर्म होगी, सीमेन जो होगी वो विदाउट स्पर्म होगी, उसमें स्पर्म नहीं पाया जाएगा। क्लियर है, और अगर स्पर्म नहीं पाया गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे ये कहां जाके ओपन होती है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं यूरेथ्रा की। किसकी बात करेंगे, यूरेथ्रा की। सुनिए, यूरेथ्रा की बात करें, याद कीजिए, इसको आप पढ़ के आए हुए हैं पीछे के चैप्टर में। पीछे के चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा। पीछे के चैप्टर का मतलब क्लास 11th में जब आपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ा था, तब वहां पे आपने पढ़ा था यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा की बात करें, ये मेल में बड़ा होता है, फीमेल में छोटा होता है। क्या बताया, मेल में यूरेथ्रा की साइज बड़ी होती है और फीमेल में छोटी होती है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है और इसकी ये लॉन्गर होता है मेल के अंदर, फीमेल में शॉर्टर होता है, ठीक है, लॉन्गर इन मेल। अब देखिए, मेल में लॉन्गर होता है और मेल के अंदर इसके 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। कौन सा यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा।
और जो सेकेंड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और जो इसका लास्ट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा। इसको हमने कल नाम बताया था, लेकिन बताया था जब आएगा यूरेथ्रा तब वहां पे बात करेंगे इसकी। क्लियर है? आइए एक एक को समझते हैं। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, सुनिए, ये कौन सी ग्लैंड है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड है। याद कीजिए कल की क्लास, ये कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड है। नंबर में कितनी होती है? सिंगल होती है। नंबर में कितनी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड? सिंगल होती है। ठीक है, ये हमने कहा यूरेथ्रा है। ये यूरिनरी ब्लैडर आगे चल के कंटिन्यू होकर एक ट्यूब का फॉर्मेशन करती है जिसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा है, इसको सबसे पहले हमने कहा प्रोस्टेट ने कवर कर लिया। क्या बताया? कि ये यूरेथ्रा है, इसको सबसे पहले प्रोस्टेट ने कवर कर लिया। तो जिस यूरेथ्रा के पार्ट को प्रोस्टेट कवर करेगी उसको हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये कौन सा यूरेथ्रा? ये हो जाएगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। सही है, ये है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। नेक्स्ट, अब इसके आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। ये आपको रीजन दिख रहा होगा बेटा, यहां से लेकर यहां तक इसको कोई कवर नहीं कर रहा है। बोलिए, यूरेथ्रा को प्रोस्टेट के बाद और बल्बोथेरल ग्लैंड से पहले कोई कवर नहीं कर रहा है, तो इस पार्ट को बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन से कवर होती है, इसको और कोई कवर नहीं करता है। क्लियर है? अब सबसे लास्ट में आइए, यहां पे ये जो आपको रीजन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? पेनिस। क्या बोलते हैं इसको? पेनिस। ये पेनिस की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है इसको कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं बेटा? इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। और यही यूरेथ्रल मीटस से आके ओपन होती है क्या? यूरेथ्रा। सही है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस और यही है यूरेथ्रा की ओपनिंग। ठीक है, क्या बताया हमने कि यहां पे अब देखिए यूरेथ्रा ये हुआ, और यूरेथ्रा के जिस पार्ट को अब पेनिस कवर करके रखेगी उसको बोलेंगे पिनाइल यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? पिनाइल यूरेथ्रा। ये जो पार्ट होती है इसको हम लोग बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा। सही है, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या बताया हमने कि यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर होता है, लॉन्गर होता है मेल में, फीमेल में शॉर्टर होता है। शॉर्टर का मतलब मेल की अपेक्षा शॉर्टर होता है। ठीक है, मेल में 20 सेंटीमीटर। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इसके 3 पार्ट में यूरेथ्रा डिवाइड होता है, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस और पिनाइल यूरेथ्रा। फीमेल में ऐसा कोई डिवीजन नहीं पाया जाता। फीमेल में मैंने बताया मेल यूरेथ्रा जो होती है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, जबकि फीमेल यूरेथ्रा में ऐसा कोई पार्टीशन नहीं पाया जाता। और इसीलिए फीमेल के अंदर जेनाइटल डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है बेटा, सुनिए, पब्लिक टॉयलेट को जब फीमेल यूज करती हैं, जब फीमेल पब्लिक टॉयलेट को यूज करती हैं तो होता क्या है, ये मेम्ब्रेनस क्या है या यूरेथ्रा जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, साइज छोटी है, तो होता क्या है वहां पे यूरेथ्रल इंफेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? यूरेथ्रल इंफेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे डिस्टेंस बहुत कम होती है। क्लियर है? यूरेथ्रल इंफेक्शन या उसी को वेजाइनल इंफेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? जबकि मेल में यूरेथ्रा की साइज बड़ी होती है। अब देखिए बेटा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इनके फंक्शन की बात करें, तो सबसे पहले प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की बात करें तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में एक चीज समझिए आप, एक चीज आप जानते रहिए, पहले सीमेन क्या होता है। सीमेन का मतलब होता है बेटा सेमाइनल फ्लूइड, और स्पर्म को मिला के हम लोग बोलते हैं सीमेन। सेमाइनल फ्लूइड जो सेमिनल वेसाइकल से सीक्रेट हो उसे हम लोग सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं। क्या बताया? जो सेमाइनल वेसाइकल की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम सॉरी, जो हमारे एसेसरी ग्लैंड से जो फ्लूइड सीक्रेट होगी उसे हम लोग कहेंगे सेमाइनल फ्लूइड। क्या कहेंगे? सेमाइनल फ्लूइड कहेंगे। अब सीमेन क्या होगी? सीमेन स्पर्म यानी टेस्टिस से निकलने वाले स्पर्म और हमारे एसेसरी ग्लैंड से निकलने वाले सेमाइनल फ्लूइड या फिर सेमाइनल प्लाज्मा से मिलके बनता है सीमेन। क्या बताया हमने? सीमेन क्या होता है बेटा?
ये होता है सेमाइनल फ्लूइड प्लस स्पर्म, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, ये जो एसेसरी ग्लैंड से जो प्लाज्मा निकलती है, एसेसरी ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहली बात करें, सेमाइनल वेसिकल, ये कौन सी ग्लैंड? बल्बोइथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। जब तीनों का सिक्रीशन मिल जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा या सेमाइनल फ्लूइड। किसी एक के सिक्रीशन को सेमाइनल प्लाज्मा या सेमाइनल फ्लूइड नहीं कहते हैं। क्लियर हुई बात? अब यहां पे आप देखिए, जैसे ही यहां पे ये जो वास्ट डिफरेंस दिख रही है, वास्ट डिफरेंस से जब स्पर्म आएगी तो स्पर्म सबसे पहले कहां पे आएगी? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में आएगी। बोलिए, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में आएगी। और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में क्या आएगा? सेमिनल वेसाइकल से सिक्रीट होने वाला फ्लूइड आएगा। सिर्फ सेमिनल वेसाइकल से वो सिक्रीट होने वाला फ्लूइड आएगा और प्रोस्टेट से सिक्रीट होने वाला फ्लूइड आएगा। क्लियर है? लेकिन अभी बल्बोइथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड तो नहीं है उसमें, तो इसको कंप्लीट सेमाइनल प्लाज्मा नहीं कहेंगे। तो यहां पे जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको कैरी करेगी बेटा? यूरिन को कैरी करेगी। किसको कैरी करेगी? यूरिन को। क्लियर है? क्योंकि यहां पे अभी कंप्लीट सेमाइनल प्लाज्मा नहीं बन पाया है। ठीक है, अब जबकि थोड़ा सा और आगे बढ़े, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा, तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा जो होती हैं, ये आगे चल के स्पर्म और यूरिन दोनों को कैरी, या यूं कह सकते हो सीमेन और यूरिन दोनों को कौन लेके चलता है? पेनाइल यूरेथ्रा। क्लियर है? पेनाइल यूरेथ्रा यूरिन को भी लेके आती है और सीमेन को भी लेके आती है। कैरी करने का काम इसका होता है। किसको किसको? सीमेन और यूरिन दोनों को कैरी करती है कौन? पेनाइल यूरेथ्रा। क्लियर हुई बात? चलिए, यहां तक हम लोगों ने बात की यूरेथ्रा की। अब आप ध्यान से देखिए, जितनी चीजें हम लोगों ने एसेसरी डक्ट में पढ़ी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अपने नेक्स्ट अपने को पढ़ना है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड के पढ़ने से पहले देखिए, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बच्चे पढ़ाई पे फोकस करें। सभी बच्चे पढ़ाई पे फोकस करें, लापरवाही बिल्कुल न करें। लॉकडाउन है, इससे आपकी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन है, उससे आपकी पढ़ाई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ हम खड़े हैं। पूरी हमारी इंस्टीट्यूट द बायो पॉइंट आपके साथ खड़ी हुई है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप इंस्टीट्यूट में किसी भी समय मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आप अपने डाउट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन पढ़ाई अपने डिस्टर्ब बिल्कुल अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अब यहां पे एसेसरी ग्लैंड को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।